अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेकंड वीक्स लेक्चर। आज के लेक्चर में जो लास्ट वीक में हमने बिल्डअप किया था, हमने डिफरेंट फेलियर क्राइटेरियाज देखे थे, उनको थोड़ा सा रिफ़ाइन करेंगे और थोड़ा सा इन डेप्थ भी उसको स्टडी करेंगे। सब दो तरह के हमारे पास जो है ना फेलियर अकर हो सकते हैं। अगर हम रियल टाइम की बात करें, एक होते हैं स्टैटिक लोड, यानी कि जो आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 में पढ़ के आए हो कि सिंपल एक फोर्स है जो कि लग रही है और उससे होता है। बट ग्रेजुअली केस ऐसे नहीं होता, बल्कि रियल लाइफ में आपके पास फ्लक्चुएटिंग लोडिंग भी होती है। यानी कि हो सकता है किसी एक इंस्टेंट पे वो +50 न्यूटन हो, फिर फ़ौरन वो रिड्यूस हो जाए 20 न्यूटन पे। तो आपके पास जो एक्चुअल में जो लोडिंग होती है वो डायनामिक लोडिंग होती है, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग होती है। उसको भी हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं अपने फेलियर बाय स्टैटिक स्ट्रेंथ के बारे में। आइडियली जब हम डिज़ाइन या जब मशीन डिज़ाइन की बात करते हैं, सो द इंजीनियर शुड हैव अवेलेबल द रिजल्ट्स ऑफ ग्रेट मैनी स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल चोजन। यानी कि जो भी मटेरियल चूज़ करें उसके लाजम होता है कुछ टेस्ट वगैरह ज़रूर करेंगे कि आइदर आपके जो नंबर ऑफ फोर्सेज हैं उनको वो सस्टेन कर पाएगा आपको मॉडल के नहीं फॉर स्पेसिफिक मटेरियल। These tests should be made on specimens having the same heat treatment, surface finish and size as the element the engineer proposes to design। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखें जब हमने बात की, जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि अगर उसी इन्वायरमेंट में वही सरफेस फिनिश है, उस पर टेस्टिंग के साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफरेंट ले सकते हो, वरना आपको वो सेफ लिमिट भी ऐड करनी होती है। तो इस वजह से आइडियली होना ये चाहिए कि आप जिस स्पेसिमेन को प्रोड्यूस कर रहे हो या जिसको अपने मटेरियल को आगे यूज़ करना है, उसी मटेरियल के आप उसके स्पेसिमेन बना के उसकी टेस्टिंग करें। एंड द टेस्ट शुड बी मेड अंडर एग्जैक्टली द सेम लोडिंग कंडीशन एज द पार्ट विल एक्सपीरियंस इन सर्विस। ठीक है, सो बेसिकली जो रियल टाइम में जो उसके ऊपर लोडिंग आने जा रही है उसके मुताबिक चाहिए कि आप उसको सर्विस करें और उसको जो है कह लें कि उसकी टेस्टिंग करें। फेलियर की थ्योरीज जो है हम लोग कवर कर चुके हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। हमारे पास जो है डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी थी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी थी, डक्टाइल कूलम मोर थ्योरी थी। इसी तरह कुछ थ्योरीज हमारे पास ब्रिटल मटेरियल के लिए थी जिसमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, ब्रिटल कूलम है और मॉडिफाइड मोर है। उसके बाद हमने बिफोर वी प्रोसीड फर्दर हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो हमारे पास है स्ट्रेस कंसंट्रेशन का। स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपके पास होती क्या है कि अगर फर्ज किया मेरे पास अगर ये एक मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ दरमियान में एक नॉच सी बन रही है या फिर कह लें कि एक गड़ा सा है, तो इस पॉइंट पे होगा क्या कि जो फोर्सेस हैं वो यहाँ आपके पास कंसंट्रेट होती जाएंगी। सो ये बेसिकली बड़ा एक लोकलाइज्ड इफेक्ट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन का, यानी कि पूरे एरिया में नहीं होगा बल्कि एक स्मॉल सा एरिया होगा जहाँ भी इस तरह की इरेगुलरिटी होगी वहाँ आपको ही मिलेगा। यह बेसिकली इस वजह से होता है कि सरफेस स्क्रैचेस वगैरह या जो गड़े पड़ जाते हैं उनकी वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर मटेरियल डक्टाइल है और लोडिंग स्टैटिक है तो इससे होगा क्या कि आपके पास ये जो स्मॉल एरिया है जहाँ ये नॉच है वहाँ यील्डिंग अकर होगी। ठीक है, और हो सकता है कि वहाँ जो पार्ट है आपका वो प्लास्टिक स्ट्रेन में चला जाए। सो अगर ये फिनोमेना आपके पास सिंपल अकर हो रहा है इन केस ऑफ स्टैटिक लोडिंग, ठीक है, यानी कि डायनामिक लोडिंग नहीं है, सिर्फ स्टैटिक लोडिंग है, यानी कि जो वेट लग रहा है वो फिक्स्ड है, तो उस केस में इससे क्या होगा कि बेसिकली स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है इसका मतलब कि इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो इस स्मॉल से एरिया में बढ़ जाएगी। अगर फ़र्ज़ किया कि बाकी तमाम एरिया की अगर यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 40 मेगा पास्कल है, तो हो सकता है कि जो हमारे पास ये लोकल पॉइंट है, हो सकता है यहाँ जो आपके पास यील्ड है वो 50 मेगा पास्कल बन जाए, यानी कि वो बेसिकली बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब जो है अगर कह लें कि जो है अब इस तरह के केस में जब हम बात करेंगे आगे चल के जो है ना डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में भी आएगी कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, अगर डक्टाइल के केस में हम इस वजह से इसको हम यूनिटी ही रखते हैं कि 1 रखते हैं कि वो मैक्सिमम है, यानी कि जो एज़ पर एक्चुअल यील्ड स्ट्रेंथ है हम वही लेके नॉर्मली चल रहे होते हैं। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर अब देखें हमारे पास एक जो है लोड है जो कि 40 किलो KPI का है, ठीक है, और वो हमारे पास फ़र्ज़ किया इस पॉइंट C के ऊपर लग रहा है जो कि मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आप देखो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, सो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास ये जो पॉइंट E है, ठीक है, और जो हमारे पास पॉइंट E है अगर आप देखो ये वाला, यहाँ भी आपके पास जो स्ट्रेस है वो 40 किलो पास्कल है, ठीक है। सो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे आपके पास क्या होगी, सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा नॉमिनल, यानी कि
यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय जो आपके पास स्ट्रेस इसके ऊपर लग रही है, सो नॉर्मली हम वो फैक्टर उसको 1 ही लेते हैं। बट ये आपके इल्म में है कि नॉर्मली जो रियल टाइम केस होता है कि उसमें आपके पास यूँ ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, 2 चीज़ें और जो है हम डिस्कस करना चाहेंगे, वो ये है कि आपके पास जो मटेरियल जो स्ट्रेंथन आपके पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो नॉच का एरिया है वो आपके पास सिग्मा वाई से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये ग्रेजुअली है कि कर्व ये ऊपर को जो है जा रही है, ठीक है, नॉर्मल जिस तरह से स्ट्रेंथ कर्व होती है। सो बेसिकली जो हमारे पास एरिया है उस पॉइंट पर जहाँ क्रिटिकल लोड लग रहा था, ठीक है, जो उसने यहाँ पॉइंट टी मेंशन किया, ठीक है, तो वो हमारे पास इससे थोड़ा सा नीचे है, ठीक हो गया। और वेरी नियर टू फेलियर है बाय जनरल यील्डिंग कंडीशन, ठीक है। लाजमी होता है जो नॉर्मल यील्डिंग की कंडीशन है उसका ये नज़दीक ही है, भले ये कर्व भी हो, अगर ये यील्डिंग वाली कर्व गुजर रही है, यानी कि यहाँ स्ट्रेन हार्डनिंग होगी और मटेरियल ये जा रहा है, तो ये पॉइंट इसके बहुत क्लोज है, ठीक है, यील्डिंग के। अच्छा जी, सो इसकी वजह से जो है आपके पास जो कह लें कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है नॉर्मली, वो आपका हम कुछ और नहीं रखते स्टैटिक लोडिंग में, बल्कि वो आप 1 ही रखते हैं कि यील्डिंग पॉइंट जो है उसी को हम फेलियर क्राइटेरिया मानेंगे, ठीक है। यानी कि हम इस नॉच को हम उस तरह कंसीडर नहीं कर रहे, हम ये समझ रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म ही है, बट लोकलाइज यील्डिंग इसमें होती है। अच्छा, एक जो है दूसरी ये चीज़ है कि ब्रिटल मटेरियल्स के लिए क्या होगा। सो ब्रिटल मटेरियल जो है आपके पास ये जो पॉइंट सी है, यहाँ जाके उन्होंने फेल हो जाना है। सो बेसिकली हम उनके जो कह लें कि अल्टीमेट जो है और उसको जो हम सेम कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हम नहीं कंसीडर करते, क्योंकि उसके अंदर तो प्लास्टिक स्ट्रेन का फिनोमेना अगर ही नहीं होना, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ब्रिटल्स में नो प्लास्टिक स्ट्रेन, वो प्लास्टिक लिमिट में जाएगा ही नहीं, तो हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन उसमें कैसे बना पाएंगे। सो एनीवेज, ये तो एक टॉपिक था स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। सो इवेंचुअली यहाँ से जो हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात करें तो वो हमारे पास इन स्टैटिक लोडिंग हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेनिफिशियल, ठीक है, यहाँ हमें फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ब्रिटल मटेरियल्स की जो हम बात करते हैं उसको मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं। एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इज अ ब्रिटल मटेरियल दैट इनहेरेंटली कंटेन्स माइक्रो डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस कंसंट्रेशन वर्स देन द माइक्रो डिसकंटिन्यूटी दैट द डिज़ाइनर हैज़ इन माइंड, यानी कि इसमें स्मॉल लेवल पे जो है बेसिकली डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं। सैंड मोल्डिंग इंट्रोड्यूसेस सैंड पार्टिकल्स, एयर एंड वाटर वेपर बबल्स वगैरह से, जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूटीज़ आ जाती हैं। अच्छा, इसी तरह जो है अब हमारे पास जो आपके पास कास्ट आयरन का ग्रेन स्ट्रक्चर होता है कंटेन्स ग्रेफाइट फ्लेक्स, यानी कि उसमें लाजमी होता है जब हम मोल्डिंग वगैरह करें तो कुछ पार्टिकल्स आते जाते हैं विच आर लिटरली क्रैक इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। तो जब आप उसे मोल्डिंग के बाद उसे सॉलिडिफाई करते हो तो उसमें कुछ क्रैक आ जाते हैं। सो व्हेन अ टेंसाइल टेस्ट ऑन अ कास्ट आयरन इज परफॉर्म, द स्ट्रेंथ रिपोर्टेड इन द लिटरेचर इंक्लूड दिस स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। इन सच केसेस KT और KTS यानी कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इन शेयर और नॉर्मल डू नॉट नीड टू बी अप्लाइड। सो बेसिकली यहाँ कहने का मकसद यह है कि एक तो हमने ब्रिटल मटेरियल को हमने यहाँ कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये जो हमारे पास केस है ये रियल टाइम केस है, यानी कि हमारे पास जब हम अगर कास्ट आयरन को मोल्ड करके, ठीक है, उसमें जब हम करते हैं तो उसमें ग्रेफाइट के कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं ड्यूरिंग मोल्डिंग, जिसकी वजह से वो कुछ क्रैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब क्रैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसका मतलब कि इसका मतलब ये है कि बेसिकली लोकलाइज्ड यील्डिंग अकर हो रही होती है यहाँ, ये लोकलाइज यील्डिंग अकर हो रही है, ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप हो रही होगी कुछ जगहों पे। तो नॉर्मली ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसमें हम ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उस वजह से हमें ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो अलहदा से, जो कि आपने यहाँ लास्ट स्लाइड में ये पढ़े हैं, इनको हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, सो उसके बाद जो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की हमने बात की थी कि हमारे पास कोई भी एक्सिस है उसके अंदर जो फोर्सेस आपके पास लग रही हैं, अगर जेड एक्सिस को आप आउट ऑफ प्लेन कर दो इस प्लेस में, तो हमारे पास जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक्स है, वाई में है, जो कि नॉर्मल फोर्सेस थी। फिर दूसरी जो है जिनमें एरिया पैरेलल होता है उसमें कुछ शेयर फोर्सेस थी, ठीक है, उसको हमने जिक्र किया।
इसको जो है हमने बताया कि ये जो हमारे पास ज़रूरत ये पेश आई कि हमारे पास ये एक्स और वाई और जेड में भी फोर्सेस हैं और फिर शेयर भी हैं, तो इनको हम नॉर्मली प्लेन स्ट्रेसेस कहते हैं, मगर इशू ये था कि हमने अगर ओवरऑल डिफाइन करना हो कि ओवरऑल स्ट्रेसेस अगर कुछ फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैंने आपको बताया था कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 यानी कि डिनोट कर रहा है कि वो जो फोर्सेज हैं उनमें मैक्सिमम और मिनिमम फोर्सेज, उसमें आप देख रहे हैं कि एक्स का कंपोनेंट भी है, वाई का कंपोनेंट भी है, टॉ एक्स वाई भी है। सो हमारे पास ये तमाम कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जो है अच्छा जी, ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं दे रिप्रेजेंट प्योरली नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, इफ एट सम पॉइंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज सेड टू हैव एक्टेड इट डज नॉट हैव एनी शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट। ठीक है, सो कहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट हो रही हैं, सो उसका ये मतलब होगा कि इसमें शेयर फोर्सेस नहीं आ रही। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। और उसके बाद हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज़ की बात की थी। हमने बात की थी कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी है। सो इसमें हमारे पास यहाँ कह लें कि इसको हमने यूँ प्रेडिक्ट किया था कि मटेरियल की यील्डिंग अगर होती है, या फिर आप फ़र्ज़ करो कि अगर आपके पास ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो बेसिकली यहाँ जाके जहाँ इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो रही है और प्लास्टिक शुरू हो रही है, तो उसकी बात कर रहा है कि ये पॉइंट आपके पास तब आएगा whenever maximum shear stress in any element equals or exceeds the maximum shear stress in tension test specimen of the material when specimen begins to yield। तो बेसिकली इसमें क्या रहा है कि आपने एक तो रीडिंग आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाई जो कि आपके पास आई एक्सपेरिमेंटेशन में से। ठीक हो गया। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास किसी भी कंपोनेंट में अगर मटेरियल है और किसी भी पॉइंट पे अगर आपके पास जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस है वो किसी भी एलिमेंट में जो है ये किसी भी पॉइंट पे अगर वो बड़ा हो जाता है जो कि आपको थ्योरेटिकली वैल्यू मिली थी, तो इसका मतलब है कि वहाँ आपका ये मटेरियल फेल कर जाएगा। ठीक हो गया। सो यानी कि दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि जो है कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो तब तक सेफ है जब तक उसका जो टॉ मैक्स की या मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो कोरिस्पॉन्डिंग शीयर स्ट्रेस इन द टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन है उससे कम है। ठीक है, यानी कि अगर जो है आपके पास वहाँ जो लेबॉर्ट्री में अगर वो उस यील्ड पॉइंट के ऊपर उसने या उस स्ट्रेस लेवल के ऊपर वो इसने यील्ड नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपकी भी यील्डिंग आपके केस में भी नहीं अकर हो रही होगी। ओके जी। उसके बाद जो है हमने दूसरा डिस्कस किया था, खैर ये ट्रेस्का का ही था, इसका हमने ग्राफ देखा था कि ये कैसे बनता है। उसके बाद हमारे पास डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी थी या फिर जिसे हम वॉन माइसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी भी सिंपल हमने ये बात की थी कि ये कहता है कि जी मटेरियल तब तक जो है हमारे पास सेफ है जब तक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर यील्ड इन सिंपल टेंशन और कंप्रेशन ऑफ द सेम मटेरियल से जब तक एक्सीड नहीं करती। यानी कि एक आपने डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी आपने फाइंड आउट की जब आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फाइंड आउट किया। ठीक है, आपने खुद एक्सपेरिमेंटेशन की। अब किसी भी मटेरियल में अगर वो स्ट्रेस लेवल नहीं अगर उससे कम है, तो इसका मतलब है कि अभी उसमें यील्डिंग नहीं होगी। मसलन ये देखें कि आपके पास यहाँ सिग्मा वाई आ रहा है और ये तमाम इसकी वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं जो कि आपके पास मौजूद होती हैं एक सिस्टम के अंदर। सो आप देख रहे हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो उसी पॉइंट पे यील्डिंग अकर होगी। ठीक है, सो हमने यील्ड पॉइंट से हमने जो है इसको कर दिया कि यील्ड पॉइंट जो है एक पैरामीटर बना दिया। अब चीज़ें पता लग गई, यानी कि यील्ड पॉइंट की भी इंपॉर्टेंस हमें पता लग रही है। उसके बाद एक तीसरा था जो कि कूलम और थ्योरी था, वो मैंने आपको बताया था कि ये जो बाकी दोनों थ्योरीज थी ये नॉर्मली कंप्रेशन में मटेरियल को वैसे उस तरह सेम ही कंसीडर करती हैं, बट कंप्रेशन में आपको पता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। सो उसके लिए हमने एक और थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई, उसका डिफरेंट एक रिलेशन था जो कि हमने डिस्कस किया। उसके बाद आप इसके रीजन में देख सकते हो कि कंप्रेशन के अंदर ये कितना रूम जो है यहाँ दे रही है। ठीक है, हमने बात की थी कि जो आपके पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी है उसके मुताबिक आपके पास जो सेफ रीजन है वो शायद यहाँ होगा, और इसी तरह जो आपके पास वॉन माइसिस है उसका शायद जो है रीजन आपके पास कुछ यहाँ होगा ऐसे। अच्छा जी, उसके बाद जो है सिंपल जो है कह लें कि सिमिलर है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी की, सिर्फ फ़र्क क्या है कि डिफरेंट स्ट्रेंथ फॉर कंप्रेशन एंड टेंशन। ठीक है, सो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ डिफरेंट स्ट्रेंथ आपके पास मौजूद है कि अगर एक कंपोनेंट जो है आपके पास कंप्रेशन में है या दोनों कंपोनेंट अगर जो है आपके पास सॉरी अब एक कंपोनेंट यहाँ भी टेंशन में और उसमें, और अगर दोनों कंपोनेंट आपके पास कंप्रेशन में तो क्या होगा। ठीक है जी। उसके बाद ब्रिटल मटेरियल्स की बात करें तो सबसे पहले कूलम और थ्योरी आती है, उसके अपने रिलेशन हैं। ब्रिटल मटेरियल के लिए हम कह लें कि अल्टीमेट को जो है टेंसाइल में कंप्रेशन में उसको थ्रेशोल्ड मानते हैं, जबकि
आपके पास जो डक्टाइल के लिए वो यील्ड होते हैं आपके पास टेंशन में और कंप्रेशन में। ये हमने बात की थी कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हल्का सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये कुछ मॉडल्स हैं जिनको हम बेस ऑन करते हैं। उसके बाद हमारे पास कूलम मोर थ्योरी मौजूद है, उसके बाद न्यूमेरिकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रस्ट का यील्ड क्राइटेरिया फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ डिफरेंट, वो अगर आपके पास किसी भी पॉइंट पे है सो वो ब्रिटल मटेरियल्स हो, ये अल्टीमेट से रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। सो सिग्मा यू टी डिवाइडेड बाई एन, एन जो है आप कह लो कि आपके यहाँ जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ से आप कह लेंगे ये निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ ऐसा वही रिलेशनशिप भी यूज़ हो रहा है। सो उसके बाद हमने इसको भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि आपके पास जो है अगर ये जो ई एफ है डैट इज़ बेसिकली द फ्रैक्चर स्ट्रेन, या फिर कह लें कि जो आपके पास उस टाइम फ्रैक्चर के टाइम पे जो आपके पास के कह लें कि जब वो हो रहा है, यील्डिंग हो रही है और उस टाइम जो उसकी फ्रैक्चर स्ट्रेन आपके पास है तो 0.05 से ग्रेटर है, तो फिर आपने जो है इसका मतलब है कि वो डक्टाइल बिहेवियर, अगर वो स्ट्रेन 0.05 से कम है तो इसका मतलब है वो ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली फ्रैक्चर स्ट्रेन है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है अगर यील्ड जो है आपके पास यहाँ कह लें कि टेंशन में और कंप्रेशन में दोनों इक्वल नहीं है तो आप डायरेक्टाइल कूलम और यूज़ करोगे। अगर वो आपने इक्वल कंसीडर करना है तो आप फिर कंजर्वेटिव अप्रोच में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे जा सकते हो, वरना डिस्टॉर्शन एनर्जी पे जा सकते हो। इसी तरह मटीरियल के ब्रिटल के केस में भी दोनों डिफरेंट हैं। अच्छा, ये तो था हमारा जो लास्ट हमने कवर किया था। उसके बाद हम आज के लेक्चर पे आते हैं। सबसे पहले जो हम फटीग की बात करेंगे, फटीग बेसिकली ये होता है कि the phenomena in which a body is subjected to fluctuating stresses या fluctuating loading, यानी कि कभी हो सकता है कि आपके पास स्ट्रेस ये हाई जा रहा है, फिर हो सकता है लो जा रहा है, फिर शायद हो सकता है मीडियम हो, फिर लो हो, फिर हाई चला जाए। सो यानी कि इस तरह जो है ये वेरी कर रहा है, तो ये बेसिकली फ्लक्चुएटिंग लोड है। सो फ्लक्चुएटिंग लोड जो है आपके पास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ठीक है। The stress that cause failure are far below those needed to cause fracture on single application of load. Fatigue failure is failure under dynamic loading, ठीक है। डायनामिक लोडिंग इसको हम बोलते हैं। Fatigue is the cause for more than 90% of all in service failures with in structure material. So normally आपके पास जो है फटीग ही ये फिनोमेना होता है। फटीग फेलियर जनरली occurs with little or no warning or with catastrophic results. सबसे बड़ी एक एग्जांपल जो है टाइटैनिक का डूबना, ठीक है। टाइटैनिक भले ग्लेशियर से वहाँ टकराया था, बट हुआ क्या था कि आपके पास जो वेल्डिंग थी उसमें कुछ जॉइंट्स थे जिनमें प्रॉपर वेल्ड नहीं हुआ था। सो वहाँ स्मॉल पॉकेट्स बन गई थी और वहाँ आपके पास बन गई थी, डेवलप हो गई थी स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब चूंकि जो रियल टाइम केस है उसमें तो फ्लक्चुएटिंग लोडिंग होती है, तो फ्लक्चुएटिंग लोडिंग जब वो आप कह लें कि जब वो एक्ट करेगी इस तरह की नॉच पे तो वो बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। सो डक्टाइल के केस में तो शायद सिर्फ अगर सिंपल स्टैटिक लोडिंग हो तो वो शायद बेनिफिशियल हो, बट फ्लक्चुएटिंग में वो कैटास्ट्रॉफिक होती है। यहाँ से आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि अगर आप यहाँ से देखो तो 3 स्टेजेस होती हैं हमारे पास। सबसे पहले होती है इनिशिएशन, ठीक है, यानी कि यहाँ क्रैक बन गया। इनिशिएशन के बाद होती है क्रैक प्रोवोकेशन, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर मार्किंग है और ये प्रॉपर जो है यूँ डेवलप हो रहा है। और जैसे ही वो क्रिटिकल एक लिमिट पास ऑन होती है उसके फ़ौरन बाद जो है आपके पास एक फास्ट फ्रैक्चर होता है, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। सो यानी कि क्रिटिकल लेंथ से जब पास ऑन होगा फ्रैक्चर, तो अब ये देख रहे हैं अगर आप यहाँ से देखो तो ये आपके पास जो है वो जोन 1 है, यानी कि क्रैक प्रोपोगेशन है, ठीक है। सॉरी इनिशिएशन है, ये आपके पास क्रैक प्रोपोगेशन है, और ये थर्ड वन जो है आपके पास ये फास्ट फ्रैक्चर है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखो एक और इमेज में, ये अब आपके पास कह लें कि ये एक गियर है, सॉरी स्क्रू है। अगर उसमें देखो तो क्रैक इनिशिएशन है, फिर वो लेयर्स बन रही हैं, ठीक है। और उसके बाद फ़ौरन जो है आपके पास सॉरी ए जो है यहाँ क्रैक इनिशिएशन है, ये बी जो है वो लेयर्स बन रही हैं प्रोपोगेशन, और ये फ़ौरन फास्ट फ्रैक्चर। अगर ये फ्रैक्चर आप देखो इस पॉइंट पे तो बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आपके पास ब्रिटल मटेरियल में फ्रैक्चर होता है। आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से याद होगा कि सबसे पहले जब यूँ इलास्टिक लिमिट मूव करती है उसके बाद कुछ इस तरह का प्लास्टिक स्ट्रेन कर्व बनता है और यहाँ नेकिंग हो रही होती है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो तो कोई नेकिंग अगर नहीं हो रही है, बिल्कुल ब्रिटल मटेरियल की तरह ये फील कर रहा है।
अच्छा, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग जो है ना वो तीन तरह की होती हैं। वो ऐसे है कि सबसे पहले होती है फुली रिवर्स लोडिंग, यानी कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक लोडिंग आ रही है और ये सबसे पहले जाती है 50 न्यूटन पे, फिर दोबारा ये ज़ीरो होके यहाँ दोबारा जो है ये जा रही है और ये है -50 न्यूटन पे, ठीक है। तो इस तरह जो चल रही है उसको कहते हैं फुली रिवर्स्ड। उसके बाद है रिपीटेड। अच्छा, फुली रिवर्स्ड में आपके पास क्या होगा कि चलिए वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। रिपीटेड में क्या होगा कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास अगर ये स्ट्रेस अब ये नेगेटिव में नहीं जा रही बट ये ज़ीरो में वो कर रही है, यानी कि आपके पास यहाँ मैक्सिमम भी है और मिनिमम आपके पास ज़ीरो है, सो वो आपके पास होगी रिपीटेड। उसके बाद एक है फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में क्या है कि आपके पास वो मैग्नीट्यूड मिनिमम जो आपके पास फोर्स अकर हो रही है उसमें भी वो ज़ीरो से ग्रेटर है, ठीक है जी। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि एनी वन स्ट्रेस एलिमेंट ऑन द शाफ्ट सरफेस गोइंग फ्रॉम टेंशन टू कंप्रेशन ईच साइकिल एज द शाफ्ट टर्न्स, ठीक है। और इस केस में मीन आपके पास होता है ज़ीरो। मीन का क्या फार्मूला है, सिग्मा एम इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। अगर मैक्सिमम 50 है और मिनिमम -50 है तो वो इवेंचुअली देखें वो आपके पास हो जाना है ज़ीरो, ठीक हो गया। और इसी तरह एक आपके पास मीन कंपोनेंट होता है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का, दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। अल्टरनेटिंग स्ट्रेस क्या होती है कि सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ देखें यहाँ 50 था, ये माइनस है, यहाँ -50 आएगा तो प्लस हो जाएगा, 100/2, यानी कि अल्टरनेटिंग आपके पास स्ट्रेस हो गया 50 न्यूटन लोड, ठीक है, नॉट स्ट्रेस। उसके बाद है रिपीटेड। रिपीटेड में आपके पास क्या होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है कि मिनिमम आपके पास है ज़ीरो। इस केस में अगर आप देखो तो अल्टरनेटिंग और मेन कंपोनेंट सेम होगा क्योंकि सिग्मा मिनिमम दोनों केसेस में ज़ीरो है। थर्ड वन आपके पास होता है फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में क्या है कि आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेस की भी वैल्यू और मिनिमम स्ट्रेस की भी वैल्यू है। अब इस केस में आपके पास मीन वैल्यू भी आएगी और अल्टरनेटिंग वैल्यू, अल्टरनेटिंग कंपोनेंट भी फोर्स का जो है वो भी आपके पास आ रहा होगा। सो यहाँ आपके पास दोनों कंपोनेंट्स आ रहे होंगे। ओके, सो आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें, अभी जो हम बात कर रहे थे सबसे पहले अल्टरनेटिंग कंपोनेंट हम बात कर रहे थे। अगर किसी भी स्ट्रेस को हमने फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है तो दो कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला अल्टरनेटिंग कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट है मीन कंपोनेंट। उसके बाद अगर स्ट्रेस रेंज फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास है डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम। अगर आपने जो है यहाँ आर फाइंड आउट करनी है जो कि स्ट्रेस रेशियो तो मिनिमम ओवर मैक्सिमम, और एम्पलीट्यूड रेशियो फाइंड आउट करनी है तो वो ऑल्टरनेटिंग ओवर मिनिमम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का खास ख्याल है, अगर फर्स्ट कि आपके पास कुछ ऐसे लोडिंग है ना और आपको नहीं क्लैरिटी कि अब फार्मूला क्या लगेगा, मसलन कुछ इस किस्म का रिलेशन आ जाता है बिल्कुल अजीब सा, सो उस केस में भी ये दोनों फार्मूलाज ही वैलिड होंगे, ठीक है। तो यानी कि आप जो ऑल्टरनेटिंग की जो सबसे यहाँ मिनिमम वैल्यू है सिग्मा मिनिमम वो लोगे, यहाँ जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आप ले रहे होगे। सो कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। अच्छा, अब हमने बात कर ली है फटीग लोडिंग की। जो हमने पहले थेरीज पढ़ी थी ना वो आपके पास थी स्टैटिक लोडिंग में। अब हम बात करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग या टाइम वेरिंग स्ट्रेस या फटीग लोडिंग में कौन कौन से मेथड हैं। सो वो तीन मेन मेथड्स हैं जो कि हमारे पास नॉर्मली यूज़ होते हैं। सबसे पहला मेथड है स्ट्रेस लाइफ मेथड, दूसरा मेथड है हमारे पास स्ट्रेन लाइफ मेथड, और तीसरा हमारे पास है लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मॉडल। इनको हम ग्रेजुअली करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आता है स्ट्रेस लाइफ मेथड। सो ये आपके पास सबसे ओल्डेस्ट है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। उस वक्त यूज़फुल है जब आपके पास स्ट्रेसेस और स्ट्रेन जो है मोस्टली इलास्टिक हो नेचर में। इसका नुकसान ये है कि ये बेसिकली आपको इनिशिएशन और प्रोपोगेशन फेजेस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि यहाँ इनिशिएशन हो रही है, यहाँ आपके पास प्रोपोगेशन हो रही है। नॉर्मली जो डाटा है वो एस एन कर्व की फॉर्म में शो किया जाता है। सो एस एन कर्व जो है आपके पास यहाँ नज़र आ रहा है। अब होता क्या है आपके पास कि हमारे पास जो नॉर्मली कुछ फेरस या आयरन के मटेरियल है ना, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम फटीग लिमिट या एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। उसमें यह होता है कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ साइकिल्स हैं और उसके बाद जो है आपके पास अगर आपकी स्ट्रेस एक लिमिट से कम है तो नॉर्मली क्या होता है कि वो जो कह लें कि मटेरियल है वो वे सस्टेन कर जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर नॉन फेरस मटेरियल है तो ग्रेजुअली जैसे जैसे नंबर ऑफ साइकिल बढ़ेंगे ना फटीग लोडिंग के, उनकी जो यील्डिंग की या कह लें कि जो फटीग है लिमिट है वो नीचे गुजरती जाएगी, यानी कि ग्रेजुअली लो हो रही हो सकता है कि यहाँ 10⁹ साइकिलों और ये जो रेशो है या फिर कह लें कि फोर्स है हो सकता है शायद 100 ही हो जाए, 100 क्या मैं कहता हूँ शायद हो सकता है 10 हो जाए, ठीक है।
बट नॉर्मली हो सकता है यहाँ करके उसकी वैल्यू 100 हो। बट इन आयरन के केस में क्या होता है कि अगर लेट से यहाँ 100 है तो वो हो सकता है कि फिक्स नंबर ऑफ साइकिल, फर्ज किया वो 10⁻6 साइकिल्स हैं, उसके बाद वो क्या करेगा कि वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि उसके बाद भले आप साइकिल इंक्रीज करते रहें तो उसकी जो लिमिट है वो फटीग लिमिट वो वहीं की वहीं रहेगी। सो एसएल जो है बेसिकली ये हमारे पास एक स्ट्रेस है बिलो विच द मटेरियल डज नॉट फेल एंड कैन बी साइक्लिड इनडेफिनेटली, यानी कि फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए आप चलाएं अगर तो स्ट्रेस लेवल आपका इससे नीचे है तो मटेरियल कभी फेल नहीं करेगा इन थेरी। अगर तो मेटल जो है वो नॉन फेरस है, ठीक है, जिस तरह एल्यूमिनियम हो गया फर्ज किया, या निकल, क्रोमियम वगैरह, अब उनमें क्या है कि आपके पास जो है कह लें कि फटीग स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है बेसिकली जिस पे जो है कह लें कि वो कह लें कि एक वो स्ट्रेस है एट विच द फ्रैक्चर ऑफ द स्पेसिफाइड मटेरियल विल अकर आफ्टर स्पेसिफिक नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी कि कह लें कि 10⁻7 साइकिल्स के बाद। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर हम यही हम एक लिमिट ले लें तो फ़र्ज़ करें यानी कि अगर आपके पास स्ट्रेस लेवल यहाँ मौजूद है तो कह लें कि अब जैसे ही नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज़ करेंगे तो वो मटीरियल यहाँ होगा तो वो फेल कर जाएगा। अच्छा जी, जो हमारे पास एंड्योरेंस लिमिट है, ये फटीग लिमिट है, ये बहुत कॉमन है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें ये नी फॉर्म हो रही है, ठीक है, इसको हम नी बोलते हैं, तो उसके इसमें इसको हम कहते हैं कि ये एंड्योरेंस लिमिट है, ठीक है। अगर इन केस आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर एंड्योरेंस लिमिट नहीं अकर हो रही, ठीक है, यानी कि नी नहीं बन रहा, तो उसमें हम उसको फटीग लिमिट ही कहेंगे, यानी कि दोनों बेसिकली एक ही चीज़ के दो डिफरेंट नाम है। सो इसको एंड्योरेंस लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जो तरीका होता है हमारे पास वो होता है रोटेटिंग बीम टेस्ट। रोटेटिंग बीम टेस्ट जो है बेसिकली है आर मोर ने ये बनाया था इन बैक इन 1910 आई सपोज। तो बेसिकली इसने किया क्या था कि एक स्पेसिमन लिया था 0.3 इंच डाया का, जो कि आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो और इसने क्या किया था कि इसको एक मशीन के साथ लगा दिया था जो कि इसके ऊपर प्योर बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, बेंडिंग फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, तो जिसकी वजह से, और उसने आरपीएम रखे फिक्स 1725। उसने क्या किया कि जो अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड है वो स्ट्रेस लेवल चेंज किया, यानी कि इसने स्टार्ट में जो स्ट्रेस लेवल था वो उसने रखा जो कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो उसका था ना उसके बराबर उसने रखा। वहाँ उसने वैल्यू नोट की, जिस तरह मैं अगले टेबल पे दिखा दूँ। फर्स्ट के ये देखें, ये देखने फटीग और अल्टीमेट की रेशियो है 1 का मतलब है कि एस एफ इज इक्वल टू एस यू टी, हमने वो कंसीडर किया। तो उसने यहाँ से रख के शुरू किया, उसने देखा कि यार मटेरियल कहाँ फेल हो रहा है, उसने वहाँ उसको एनसर्कल करता गया और यहाँ तक के करता गया कि जो ग्रेजुअली जो बाकी टेस्ट थे उसमें उसने वो वैल्यू कम करता गया। सो आपके पास हमारे पास ये एस एन डायग्राम बन गई। सो एस एन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो तकरीबन कह लें कि फेरस मटेरियल में तकरीबन 10⁻6 और 10⁻7 साइकिल्स पे जाके आपके पास एक ये नी डेवलप हो रहा था, यानी कि अब ग्रेजुअली भले आप नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज कर रहे थे मगर वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी। अच्छा, इसमें एक बड़ा मज़े इंटरेस्टिंग फैक्ट दे दूं कि हमारे पास ये 10⁻3 साइकिल्स या फिर जो 1000 साइकिल्स जब आपने अचीव करने हैं ना, तो उसके लिए आपके पास तकरीबन कह लें कि मैक्सिमम हाफ डे आपके पास लगा था, मगर जब आपने 10⁻3 साइकिल से तकरीबन 10⁻6 साइकिल तक जाना था तो तकरीबन आपके पास ये 40 डेज लगे थे। तो यानी कि इतने दिन ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मली चलता रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा एंड्योरेंस लिमिट हमने बात कर ली कि जो है नी से बेसिकली हमारे पास ये आ रही है कि एंड्योरेंस लिमिट है फॉर द मटेरियल विच इज़ अ स्ट्रेस बिलो विच इट कैन बी साइकिल्ड इनफाइनाइटली विदाउट फेलियर, यानी कि इससे नीचे वो फेल नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम इस ट्रेंड से बात करें और आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये जो नी फॉर्म हो रहा है ये तकरीबन 0.5 के करीब है, यानी कि फटीग लिमिट और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के जो रेशियो है वो 0.5 है। सो ये रिलेशन हमारे पास वहाँ से आ गया एस सी इज इक्वल टू 0.5 एस यू टी, ठीक है। और ये हमारे पास उन मटेरियल्स के लिए जिनकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 200 kpsi या फिर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1400 मेगा पास्कल, ठीक है, उससे कम थी इनकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सिर्फ उन मटेरियल्स के लिए ये फिनोमेना भी अकर हुआ था। इसमें अब कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये मटेरियल है। अब यहाँ क्या हुआ कि आपके पास जो है मटेरियल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ फेल नहीं हुआ। तो बेसिकली कह लें कि एक ये भी आपके पास नी आ रही थी अपर नी, तो ये उसके अंडर फॉल कर रहा है
और इसी तरह एक लोअर नी बांधी थी। तो बेसिकली आइडिया ये हुआ कि ये जो लोअर नी है अगर हम इसको थ्रेशोल्ड रखें और स्ट्रेस लेवल अगर उससे नीचे होगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा इन थ्योरी। अच्छा, उसके बाद जो है हमने अच्छा सिंपल कह लें कि जो है जो अल्टीमेट टेंसाइल्स हैं जिनकी 200 से नीचे हैं उनके लिए हमने ये बात की है। जिनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हायर है उनमें ये एग्जिबिट नहीं होता। अगर इन केस अगर उनमें एग्जिबिट हो रहा है तो हम नॉर्मली उसमें 100 मेगा पास्कल ले लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है बियॉन्ड दैट द लेवल द हायर स्ट्रेंथ स्टील्स एंड्योरेंस लिमिट फॉल्स ऑफ। ठीक है, सो एंड्योरेंस लिमिट उसमें नॉर्मली अगर नहीं हो रही थी, अगर अगर हो रही है तो हम उसको नॉर्मली ये वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा, इसमें ये हो क्यों रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये हो इस वजह से रहा है कि हमारे पास जो मटेरियल है, जब आपको पता है आयरन और जब हम निकालते हैं तो उसमें कार्बन का कंटेंट होता है आपके पास आयरन के अंदर। सो बेसिकली जो है जो बाकी नॉन फेरस अलॉयज है ना उसमें एंड्योरेंस लिमिट नहीं है, स्टील के अंदर वो इस वजह से कि स्टील के अंदर कार्बन का जो है कंटेंट अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो मटेरियल की डिसलोकेशंस होती हैं ना, जब आप उसे कह लें कि जब सब्जेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेस में तो वो डिसलोकेशंस आती हैं। जो स्टील है उसके अंदर वो डिसलोकेशन एटम की नहीं होती, क्योंकि जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं या सॉरी जो कार्बन एटम है वो जो आयरन के एटम्स हैं उनको इंटैक्ट रखते हैं, उनको नहीं वो कह लें कि डिसलोकेट होने देते, जिसकी वजह से आपके पास कह लें कि ये आपके पास अकर होता है। ठीक है, सो इसका ये भी फ़ायदा है कि इतना जल्दी जो है आपके पास जो स्टील है उसके ऊपर क्रैक भी नहीं फॉर्म होता, ये भी उसका फ़ायदा है। ठीक है, और दूसरा एक और वजह ये भी है कि जो कार्बन की वजह से जो स्टील को स्ट्रेंथ मिलती है वो बाकी जो फेरस जो आपके पास होंगे या फिर जो बाकी जो मेटल्स हैं वो बाकी मटेरियल्स हैं उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आप कह लें कि वो बहुत साइकिल पहले ही फेल कर जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से एक और इमेज अगर आप देखो तो जो मैंने आपको बात की थी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर 200 kPa से 1400 मेगापास्कल से ग्रेटर है तो एंड्योरेंस लिमिट हम 100 kPa ही ले लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये आप देख रहे हो, अब ये रेशियो है आपके पास एंड्योरेंस लिमिट की और टेंसाइल स्ट्रेंथ की। आप देख रहे हो कि कार्बन स्टील जो है वो आपके पास कहाँ मूव कर रहे हैं, अलॉय स्टील्स कहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, रॉट आयरन आपके पास देख रहे हो बहुत जल्दी आपके पास ये फेल कर रहा है। सो इस तरह से बेसिकली एक ग्राफ जो कि तीनों को शो कर रहा है। ठीक है, और आप यहाँ अगर देखो तो ये जो लिमिट आप यहाँ देख रहे हो कि इसको हमने 0.105 kpsi पे ले लिया कि अगर उसकी जो एंड्योरेंस लिमिट है वो 200 से ग्रेटर है। ठीक है, सो नॉर्मली हम इसको 100 kpsi ले लेते हैं, जो कि यहाँ से एविडेंट भी है और वहाँ हमने देख भी लिया। उसके बाद है स्ट्रेन लाइफ मेथड। स्ट्रेन लाइफ मेथड में क्या हो रहा है कि स्ट्रेस लाइफ मेथड में तो आपके पास हो रहा है ना कि आप स्ट्रेस इंक्रीज करते गए हैं। स्ट्रेन लाइन मेथड में क्या हो रहा है कि सबसे पहले ना आपने जो ब्लू नज़र आ रहा है आपने पहले इसको टेंसाइल लोडिंग दी, फिर कह लें कि वो पॉइंट बी तक या यील्ड तक पहुंचा, फिर आपने क्या किया, आपने जो है इसको स्ट्रेस रिमूव कर दिया। वो स्ट्रेस जब रिमूव होती है ना तो आपके पास यहाँ ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं आएगा, बल्कि वो कुछ इस पॉइंट पे यहाँ करके आ रहा होगा वापस ज़ीरो पे। ठीक है, और वो इसकी वजह ये है कि जब आपने यहाँ से इस पर कह लें कि जब आपने वर्किंग किया सो यहाँ इसकी वो स्ट्रेन हार्डनिंग हो गई, या फिर कह लें कि उसने वो स्ट्रेन एनर्जी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और वो जब रिलीज़ करेगा साथ साथ तो वो आपके इनिशियल पॉइंट से वो स्ट्रेस लेवल आपके यहाँ पहुँचेगा। इसी तरह फिर आप इसे फुल ऑन कंप्रेशन में ले जाएं तो वो कुछ यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से जब आप उसको दोबारा स्ट्रेन को यानी कि सॉरी कंप्रेशन को जब आप ख़त्म करते हैं तो फिर ओरिजिन पे नहीं आएगा बल्कि थोड़ा सा इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि उसने जो यहाँ पीछे उसने जो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ उसने अचीव किया वो यहाँ वो रिलीज़ कर रहा है। सो ये उसके ऊपर डिस्टेंस है, देख रहे हैं कि डेल्टा ई यानी कि ये स्ट्रेन में आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है दोनों केसेस में, और इसी तरह ग्रेजुअली ये ऊपर चला जाएगा। डेल्टा ई ओवरऑल यानी कि स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है, सो उसमें ये इलास्टिक भी आएगा जो कि हमारे पास ये है, और उसके बाद ये प्लास्टिक स्ट्रेन है, तो ये एडअप होकर कंप्लीट आपके पास स्ट्रेस बनेगी। अगर ये देख रहे हो ग्रेजुअली हो क्या रहा है कि आपके पास जैसे जैसे साइकिल बढ़ते जा रहे हैं ना तो वो जो स्ट्रेस लेवल है पीक का वो भी इसी तरह ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके जो है ना दो पार्ट हैं, एक हमारे पास इलास्टिक स्ट्रेन है, ठीक है, और एक है प्लास्टिक स्ट्रेन। तो इलास्टिक स्ट्रेन जब हमने फाइंड आउट करनी तो उसके लिए हमारे पास कुछ ये रिलेशन था, इसमें 2NF जो है वो हमारे पास 2 इंटू नंबर ऑफ रिवर्सल्स हैं, या फिर कह लें कि कम साइकिल्स हैं। वन साइकिल कौन सा है, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है दिस इज़ वन कंप्लीट साइकिल, तो इसी तरह जैसे जैसे मूव करता जाएगा वो नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे स्ट्रेन लाइफ मेथड में।
और उसके अंदर बैस्किन ने बेसिकली ये रिलेशन निकाला था, उसके लिए ये रिलेशन है कि जहाँ से आप ट्रू स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं कि आपने क्या मैक्सिमम स्ट्रेस का क्या एम्पलीट्यूड रखा। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो बी है ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि हम निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक ये स्ट्रेट कर्व आपके पास ये बन रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास ये लॉग स्केल क्यों लेते हैं, वाई लॉग स्केल। लॉग स्केल नॉर्मली इस वजह से लिया जाता है क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत हैप्पैज़र्ड आ रहा है। फ़र्ज़ करो अगर आपने एक ग्राफ करना है, ठीक है, और आपके पास एक वैल्यू है 1 और अगली वैल्यू आपके पास आ रही है 10,000 पे, सो वो एक ग्राफ बहुत अजीब सा बनेगा, यानी कि प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं हो पा रही। तो जब हम इसे लॉग की फॉर्म में सेव कर लेते हैं ना, तो हमारे पास उसको एक्सप्लेन या एक्सप्रेस करना आसान होता है, जिसकी वजह से आप देखें कि बहुत सारे टेबल जो हैं वो लॉगरिथमिक वैल्यू में, लॉग वैल्यूज़ में आ रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह जो प्लास्टिक स्ट्रेन है वो हमारे पास मेंशन कॉफिन ने दी हुई है, ठीक है, सो उसका ही रिलेशन है। इसमें सी भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, डक्टिलिटी एक्सपोनेंट इसको कहा जाता है। और उसके बाद जो ई एफ जो है वो डक्टिलिटी कोएफिशिएंट है या फिर, ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ उसी तरह से उसके लिए हमारे पास ये एक ग्राफ आता है। सो जब इन दोनों ग्राफ को हम यूँ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक कर्वेचर वाली ग्राफ आती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ इसमें हमें फ़ायदा क्या हो या पता क्या लग रहा है, इसमें पता ये लग रहा है कि आपके पास जो है अगर तो टोटल स्ट्रेन हमारे पास कम है तो वहाँ हमारे पास जो बिहेवियर आ रहा होगा वो हमारे पास होगा इलास्टिक। जिस तरह आप यहाँ इस पोर्शन में या इस पोर्शन में यहाँ देख सकते हो, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ साइकिल कम है तो आपके पास निस्बतन इलास्टिक आपके पास रिस्पॉन्स है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ साइकिल बढ़ते जा रहे हैं आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली हम प्लास्टिसिटी की तरफ जा रहे हैं, या जो हमारे पास स्ट्रेन है वो प्लास्टिक स्ट्रेन उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ करती जा रही है। तो उसकी अच्छा, उसके बाद जो लास्ट है जो आज हमने कवर करना है वो हमारे पास है लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड, ठीक है। इसमें बेसिकली वो ये कहता है कि आपके पास अगर जो है क्रैक डेवलप हो गया, ठीक है, तो और इसमें जो है K1 KI इज इक्वल टू यानी कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन फॉर कंप्रेशन, द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड इज इन्वॉल्व where KIC is critical stress intensity for undamaged metal, then there is a certain catastrophic failure of the remaining cross section of in the tensile overload. So basically ये कहना ये चाह रहा है कि अगर जो है आपके पास क्रैक जो है वो सफिशेंटली यानी कि अच्छी खासी उसकी लेंथ हो गई है, ठीक है, और एक क्रिटिकल स्ट्रेंथ है, अगर वो उससे पास ऑन कर गया है तो आपके पास फ़ौरन जो है मटेरियल क्रैक हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास बाकी मेथड थे तो वो हमें नॉर्मली बता रहे थे कि आपके पास जो कह लें कि सिंपल नंबर ऑफ़ साइकिल और स्ट्रेन या स्ट्रेस के साथ कर रहे थे। यहाँ लीनियर इलास्टिक जो हमारे पास फ्रैक्चर मैकेनिक्स है वो आपको सिंपल रिलेट कर रहा है नंबर ऑफ़ साइकिल्स को आपके पास क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी के साथ, कि अगर तो इस क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी को आपने एक्सीड कर दिया तो आपका मटेरियल जो है वो फेल होता जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसे है कि सिग्मा 3 जो है वो ग्रेटर है सिग्मा 2 से और सिग्मा 2 ग्रेटर है सिग्मा 1 से। सो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे स्ट्रेस ज़्यादा हो रही है वैसे ही कम नंबर ऑफ़ साइकिल्स पे आपके पास जो है फेलियर अकर होता जा रहा है। फॉर इंस्टेंस देखो सिग्मा 3 बहुत पहले अकर हो गया और जो है सिग्मा 2 जो है वो बहुत ज़्यादा देर बाद अकर होगा और सिग्मा 1 जो है वो उससे देर बाद, हालांकि जो क्रैक लेंथ है वो तीनों केसेस में सेम है, ठीक है। तो उसके बाद जो कह लें कि जो क्रैक्स न्यूक्लिएट एट और वेरी नियर अ फ्री सरफेस और लार्ज डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ नहीं कि जहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिसकॉन्टिन्यूटी हो या डिसलोकेशन हो एटम्स में, वहाँ नॉर्मली ये क्रैक्स अकर होते हैं। नॉर्मली कहा यह जाता है कि आपके पास जो अलॉय है, आई थिंक वो आगे मैंने उसका जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास ये 3 रेशो होती हैं। सबसे पहले जो हमने बात की थी फटीग में कि क्रैक इनिशिएशन, ठीक है, उसके बाद डेल्टा के यानी कि आपके पास आ गया थ्योरेटिकल। उसके बाद है जैसे जैसे स्ट्रेस रेशियो इंक्रीज़ कर रही है यानी कि मैक्सिमम ओवर मिनिमम इंक्रीज़ कर रहा है, वैसे वैसे आपके पास क्रैक भी बढ़ता जा रहा है और थर्ड रीजन में आके वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। अगर जो है कह लें कि ये जो डेल्टा के टी एच है ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है, जिसके अगर तो इस स्ट्रेस लेवल तक हम नहीं पहुँचे तो हमारे पास स्ट्रेस ग्रो नहीं होगा। अगर हम इसे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तब ये ग्रो होगा। अच्छा, स्ट्रेस रेट जो है क्रैक ग्रोथ पर साइकिल डी ए ओवर डी एन, यानी कि
पर नंबर ऑफ साइकिल क्रैक लेंथ में कितना इजाफा हो रहा है। हो सकता है जैसे ही आपका 1 साइकिल इंक्रीज हो तो हमारे पास जो क्रैक लेंथ है हो सकता है वो भी आपके पास 1 माइक्रोमीटर जो है वो इंक्रीज हो रही हो। सो हो सकता है हम कह दें कि हमारे पास जो रेट है या फिर dA/dN है वो हमारे पास 1 होगा। सो अगर ये आपके पास 0.5 होगा सो हो सकता है हमारे पास ये रेट जो है वो 0.5 हो। सो ये रेट हमारे पास आ रहा है कि हर एक गुजरते साइकिल के बाद क्रैक लेंथ में कितना इजाफा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद तीनों जो स्टेजेस हैं क्रैक की वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके स्टेज 2 में देखो तो थोड़ा सा ये आपके पास कहना कि लीनियर सॉर्ट ऑफ एक डाटा आपके पास आ रहा है, ठीक है। सो बाकी जो है सिमिलर कर्व आप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस रेशो या मैंने मैक्सिमम ओवर मिनिमम रखा था वो गलत है। R इज इक्वल टू मिनिमम ओवर मैक्सिमम, ठीक है। सो जैसे जैसे आप ये चेंज करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ भी चेंज होता जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक मिनट रुकें, इरेजर कर लेता हूँ मैं ऑन। ठीक है, तो अगर यहाँ आप देखें कि आपके पास ये जो dA/dN है यानी कि पर साइकिल कितना ग्रोथ हो रहा है, तो हम इस रिलेशन से दे सकते हैं। इसमें C और M जो हैं वो हमारे पास कुछ कांस्टेंट हैं जो कि हमें मिल जाते हैं, ठीक है, फॉर द मटेरियल। उसके बाद जो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है, ठीक है, यानी कि हमने अगर एस्टिमेटेड नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट करने हैं कि जिसके बाद इनिशियल क्रैक बनेगा तो वो कुछ ये फार्मूला है। इसमें आप देखो dN हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल या NF टोटल नंबर ऑफ साइकिल है, C हमारे पास कांस्टेंट है, AI जो है हमारे पास इनिशियल क्रैक लेंथ है और AF जो है वो हमारे पास फाइनल क्रैक लेंथ है। और उसके बाद DA जो है वो सिंपल यानी कि कितना पर साइकिल आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, और बाकी जो है बीटा भी आपके पास जो है वो कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, जो कि हमें टेबल से मिल जाती हैं वैल्यूज़ हर एक मटेरियल के लिए, ठीक है जी। C&M आर एम्पेरिकल कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बीटा इज स्ट्रेस इंटेंसिटी मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये भी हमें थ्योरी में डाटा मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है फ्रॉम अ थ्रेशोल्ड रैप्चर, हाँ एल्यूमिनियम की मैं बात करना चाह रहा था कि एल्यूमिनियम नॉर्मली क्या करता है कि आपका 85 to 90% ऑफ द लाइफ जो है वो हमारे पास रीजन 1 में अकर करेगा, उसकी होगी 5 to 8% जो है वो रीजन 2 में रहेगा, और फिर 1 to 2% वो रीजन 3 में रहेगा। तो ऑन एवरेज जो है उसकी ये लाइफ होती है, ठीक है। सो यहाँ जो है हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। बेसिकली हमारा मकसद था कि हम जो है बेसिक्स को देखें। हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन को किया। अब हमने भले आपके उस तरह टॉपिक में नहीं है, बट आप लोगों को अगर मैं क्लैरिटी देना चाहूँ तो हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने एक तो ये चीज़ कवर कर ली है कि हमारे पास जो फ्रैक्चर है या जो मटेरियल फेल होगा वो स्टैटिक लोडिंग में भी हो सकता है और रियल टाइम में केस है फ्लक्चुएटिंग लोडिंग का भी। हमने दोनों केसेस को देख लिया, ठीक है। उसके अलावा हमने जो एक और चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि जो स्ट्रेस लाइफ था उसमें कुछ जो स्टैटिक लोडिंग है उसमें डिफरेंट आपके पास थेरीज़ हैं कि मटेरियल कब फेल करेगा। अगर फ्लक्चुएटिंग लोडिंग है तो उसमें डिफरेंट थेरीज़ हैं। ये जो एंड्योरेंस लिमिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने जा रहा है आपके थ्योरी में, ठीक है। कि ये नी फॉर्मेशन हो रही है, नी फॉर्मेशन क्यों हो रही है मैंने उसकी रीज़न भी बता दी। और जो है आपके पास अब जिस तरह ये आइटम है, खैर ये देखें ये नहीं एंड्योरेंस लिमिट से जो है कह लें कि जो अपर लिमिट है खैर उससे ऊपर तक है, बट ये नॉर्मली चूँकि देखें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं तो नॉर्मली ये जो लाइन है ये ऐसे नहीं आ जाती, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन में कमी बेशी हो जाती है क्योंकि एक नॉर्मल जनरल ट्रेंड शो कर रहा है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरफ को फ्लोट कर रही हैं। अच्छा, इसमें आई बिलीव एक चीज़ जो मैं मिस कर गया था, इसी तरह एल्यूमिनियम के लिए देखें जो फटीग लिमिट है वो आपके पास है 0.4 पे, ठीक है। जबकि जो आपके पास एंड्योरेंस लिमिट हम बात कर रहे हैं ना आपके पास एल्यूमिनियम के स्टील के केस में हम एंड्योरेंस लिमिट लिख रहे हैं, ठीक है। सो नॉर्मली दोनों में फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क कहाँ आता है, फ़र्क आता है सिर्फ इस पॉइंट पे कि अगर तो वो आपके पास कुछ ऐसे चल रही है तो हम उसको बोलेंगे फटीग लिमिट, अगर वो कुछ नी फॉर्म हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, ठीक है। सो आई होप कि जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी, बट स्टिल अगर आप में से किसी को कोई भी इशू होता है सो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी।
और विल ट्राई कि हम जो है इसको मैं आपको समझा सकूँ और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।